ये बजट ना कागज और कलम से नहीं बना, हम्म, ये बना फायर एक्सटिंग्विशर से। वाह। अमीरों के लिए जब भी फायदा पहुंचाओगे क्या होगा, मजीद उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या आएगा, मजीद स्पेकुलेशन होगी, हम्म, मजीद स्पेकुलेशन होगी तो प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, यानी गरीब की पहुंच से फिर मजीद दूर हो जाएगा। हम्म। हमने कभी इस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं की जो 2-3 हुकूमतें जो हैं उसके ऊपर कहें कि यार ये ठीक है। मतलब एक ही दुखी शायद हो गई हो इत्तफाकन, लेकिन यहाँ पे आके सब जो हैं वो कहते हैं यार मुझसे बड़ा खलीफा कोई नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना वो अब हमारी इकोनॉमिक आउटलुक होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इंक्लूडिंग जो करंट फाइनेंस सेटअप है आपका। अब जो ऑपरेशन है ना वो है क्या, वो ऑपरेशन ये है कि ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम्म, और ये जाहिर है कोई क्यों करेगा खुद खुद से। आप जब लोगों को इजाजत दोगे ना कि जी खुद ही कर लो इंपोर्ट और चलाओ और मजे लो जिंदगी के, तो फिर शायद इनके बिजनेस दुखेगा, फिर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम फिर गाड़ी के लीवर लूवर और दरवाजे खोलने बंद करने वाले ही बना रहे हैं, इंजन तो बाहर से ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल फ्लैपी का। सर कैसे हैं? सर ये साल का वो हफ्ता है जिसमें हम सब इकोनॉमिस्ट हैं। सर बिल्कुल सर, लेकिन मैं सर इकोनॉमी और बजट पे जाने से पहले सर मैं अपना तजर्बा सर थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ तमाम हमारे व्यूअर्स के साथ, वो भी इसके अंदर वे इन करें। और सर क्योंकि आपको पता है सर हमारा शो जो है वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से ही तो आगे जाता है। सर मुझे कल के दिन सर अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ गया, और वो मेरे एक दोस्त की फैमिली में नहीं इशू था, तो उसकी वजह से अचानक जाना पड़ गया। तो लेकिन मैंने फिर सर गाड़ी पे जाना सोचा कि गलत होगा। एक तो 100 की स्पीड का मतलब है आप 5 घंटे में पहुँचेंगे, और मैंने सेम डे वापस आना, तो मतलब ये 10-11 घंटे का आपका ट्रैवल टाइम अगर रुकते रुकाते जाएँ, तो तकरीबन 12 घंटे आपको लग जाते हैं लाहौर इस्लामाबाद करते हुए। तो सर मैंने सुना था फ्लाई जिन्ना जो है, जो हमारी एक एयरलाइन है, उनकी ये लैक्सन वालों की है, और आई थिंक इसके अंदर और भी कुछ शेयर होल्डिंग है। तो ये जाती है डायरेक्ट इस्लामाबाद। तो मैंने सर जिन्ना फ्लाई जिन्ना पे जाके सर तो उसका वो एंट्री डाल दी, और वहाँ पे टिकटें अवेलेबल थी। तो सर 20K की 20,000 की रिटर्न टिकट, जिसमें आपको अगर सीट प्रेफर्ड चाहिए तो 1500 रुपये ऊपर लगेगा, खाना चाहिए तो उसका 1000 रुपये है, और बैगेज अगर चाहिए तो उसका मजीद 1000 रुपये है। आई थिंक इस तरह। सर सुबह वो हल्की सी डिले थी फ्लाइट, लेकिन वो 8:30 चली है, और 9:20 पे इस्लामाबाद थे। मैं पहली दफ़ा गया हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मेरा कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। वो तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम किसी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आए हुए, हमें तो पुराना इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आपको सर याद है, उसके बाद तो वो तो बस अड्डा था। तो बेहतरीन उससे निकले, हाफ एन आवर में इस्लामाबाद पहुँचे, 6-7 घंटे इस्लामाबाद में कुछ अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारा। 6 बजे की फ़्लाइट थी, वो भी थोड़ी डिले हो गई, वो पौने 7 हो गई। कोई मसले वाली बात नहीं, कॉफ़ी शॉफ़ी पी वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर, वापस बैठे। 9 ओ क्लॉक जो थे, ऑलमोस्ट पौने 9 तक आप लाहौर पहुँचे, और आपके पास अनदर 2-3 आवर्स हैं लाहौर के अंदर। तो मैं ये इस्लामाबाद वाली डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों ख़त्म की थी, ये मुझे समझ नहीं आई। और सर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक बड़ी यूनिक सी बात है, मुझे सर बड़े वाइब्रेंट किस्म के और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मिले। जिनको जिनको नहीं जानता था उनको मैंने जाके खुद मिल लिया, जिनको मैं जानता था उनसे बैठ के हल्की-फुल्की गपशप कर ली। तो एक वो जो है ना कि आपका थोड़ी सोशलाइज़िंग जो है, वो भी हो जाती है। तो ये अब फ्लाई जिन्ना हालाँकि स कैपेसिटी फुल नहीं थी, 60% थी। तो ये सिर्फ़ मेरा एक कंसर्न है कहीं इसको बंद ना कर दें। लेकिन सर ये एक आइडियल फ्लाइट है अगर आपने इस्लामाबाद, लाहौर और के बीच में कारोबारी कोई चीज़ करनी है ना सेम डे टाइम, तो नो मोर मोटरवे। आप ये कर लें, एक बंदे के लिए ये बेहतरीन है, फैमिली के साथ ज़ाहिर है गाड़ी मोर कन्वीनिएंट, बट वन पर्सन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन फ्लाइट है। हाँ जी, नहीं ये बंद नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये फ्लाइट जो ना मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा फ्लाइट चला रहे हैं, तो वो हो सकता है एक कर दे। लेकिन बंद नहीं होगी क्योंकि ये बड़ी महबूब फ्लाइट होती है। अभी जो आपको फुल भी नहीं मिली, ये बड़ी हुँ, महबूब फ्लाइट होती है वकीलों की, हाँ, क्योंकि वो लॉ हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हुँ, बीच में एक केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, तो वो सुबह ही जाते हैं और शाम को ही वापस आ जाते हैं। पेशीबुता के। बिल्कुल। तो ये जो मेरे ख्याल में ये बंद इसलिए हुई थी क्योंकि इस तरह चलता होता था छोटा जहाज़। वो एटीआर फोकर ड्राइव, हाँ, हाँ, तो मॉल वो था। जब मसाइल होने शुरू हुए तो फिर उन्होंने कहा कि ये रूट तो हाँ, बंद करो। हाँ। तो बाकी ये चलता रहेगा। अगेन इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। जितना वो बड़ा है, वहाँ पे और उसको चीज़ें होनी थोड़ा चाहिए। एफिशिएंट ज़्यादा होना हुँ। चाहिए, क्योंकि टाइम तकरीबन उतना ही लग जाता है अंदर हाँ, घुसने में और ये सारा है। कुछ। और बाकी ये है कि इस्लामाबाद से वो थोड़ा दूर है।
आधा 1 घंटा, हाँ, जो कि होना चाहिए एक एयरपोर्ट को असूलन, हमने तो शहर के बीच में बनाया हुआ है। लेकिन सर लाहौर एयरपोर्ट वापस आके बड़ा दुःख हुआ मुझे, आई थिंक अब हाई टाइम के लाहौर एयरपोर्ट का ना कुछ किया जाए, इतनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो खाली पड़ा हुआ था इसके मुकाबले में। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लाहौर शहर का बन गया, अगर हम इसको इस शहर का, इस मुल्क का बेहतरीन शहर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़, तो एयरपोर्ट तो बेहतर करें ना, मतलब आई थिंक इसके ऊपर फ़ोकस होना चाहिए थोड़ा-सा, इस एयरपोर्ट को बेहतर करना चाहिए अब, हाँ, वक़्त बिल्कुल, आ गया है। बिल्कुल। बिल्कुल सर ठीक हो गया सर, आगे चलते हैं। अब सर आ जाते हैं बजट के ऊपर सर। सर बजट आया। बजट में कोई इस दफ़ा मुझे तो बड़ा ही एक बोरिंग सा बजट लगा। कोई फायरवर्क्स उस तरह से नहीं आई। मतलब इसको तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द 5% बजट, कि 5% थोड़ा किसी चीज़ को ऊपर कर दिए और 5% किसी को रिलीफ़ दे दिए। उससे ऊपर-नीचे को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की चीज़ मेरे नज़र से तो नहीं गुज़री। हालाँकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मैं पूरा एक वो बजट पढ़ के उसको मैं खुलासा पेश करके कहूँ जी ये सही चेंज आया है इसके अंदर। बट मुझे जो ऊपर-ऊपर से सरसरी सी मुझे सारी डिटेल्स मैंने जो पढ़ी हैं, उनके ऊपर से मुझे किसी चीज़ के ऊपर नहीं लगा कि बहुत को वाइल्ड किस्म की चीज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर सर ये बात है, अलबत्ता जो वाइल्ड चीज़ हुई थी वो ये हुई थी, जो कि अब हर साल होना शुरू हो गई, जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद थे, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, पता नहीं क्यों, लेकिन थे ज़रूर। तो सहाफ़ी बिरादरी की उनसे एक ना नाराज़गी का इज़हार किया गया, क्योंकि जो सहाफ़ी वहाँ पे थे मौजूद, वो सवाल जो पूछते थे, उस सवाल का जवाब नहीं मिलता था, कोई घूमी-फिरी बात उनको मिलती थी। सहाफ़ियों ने वॉकआउट करने का फ़ैसला किया। उसके बाद अतात तारड़ साहब से भी, एक सहाफ़ी जिनका मैं नाम नहीं जानता, उनकी भी गुफ्तगू हुई बड़ी डायरेक्ट किस्म की, कि आप ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। तो अतात तारड़ साहब फिर डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, लेकिन खैर वॉकआउट हो गया। उसके अलावा इसकी जो हाइलाइट्स आप ले लें तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी एक 7 ई वाला रिलीफ तो था ही, वो लिखा गया है, एज़ पॉलिसी बन गया है। उसके अलावा जो आपकी आई थिंक 236 है वो, जिसके अंदर कुछ आपके 2 टैक्सेस कम हुए हैं, रियल एस्टेट की हो गई। ऑटो सेक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको मज़ीद पॉलिसी एक्सटेंड कर ली है। आपकी जो एक्सपोर्ट है आपकी आईटी की, उसके अंदर जो एक पॉलिसी 2026 में एक्सपायर हो रही थी, उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है 2029 तक। आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर जो है वो एक 5% जो है वो विथहोल्डिंग टाइप चीज़ जो है वो लगा दी है, जो भी टैक्स उसको कहते हैं, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, और एग्रीकल्चर के ऊपर भी दीगर मामलात। कराची के अंदर कुछ जो है कुछ इन्वेस्टमेंट होगी जो उनकी वाटर सिस्टम बेहतर करने के लिए एक डेमो को बजट दिए। सो मोर और लेस यही है। सो बजट सर एंड ऑफ द डे हमने उस दिन भी बात की थी, क्या होता है एक ओवरव्यू होता है कि हमने अगले साल करना क्या है, हमने पिछले साल किया क्या, हमने क्या सीखा, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ग्रोथ होएगी, क्या इन्फ्लेशन होएगी। तो उसकी बेसिस पे मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा बजट, लेकिन लोग जो हैं वो खुश हैं। लास्टली इसके अंदर ये बात है कि सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, लेकिन उसकी जब आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो हर एक स्लैब के अंदर जो है वो 3 टू 5% का एक रिलीफ दिया गया है। इस तरह से देख लें इसको कि जो हाईएस्ट जो स्लैब आप देख सकते हैं उसके अंदर, जो कैलकुलेटेबल स्लैब है कह लें उसको, कि 8 लाख और 50,000 कमाने वाला जो शख्स है, जिसकी सालाना पता नहीं कितने मिलियन बन जाती है, उसको आई थिंक नेट रिलीफ 17,500 रुपए का मिलेगा टैक्स के अंदर। ये मैंने जहाँ कैलकुलेशन जो देखी है, जो की हुई है कुछ लोगों ने, तो इसकी बेसिस पे। हाँ, सर उसको वैसे ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब वो क बात ये है ना कि वो 8 लाख का 3% जो है, वो 17,000 से ज़्यादा बनना चाहिए। ख़ैर अभी देख लेते हैं वो कैलकुलेट करके। हुँ, बुनियादी बात ये है कि वो बिल्कुल 3 टू 6% जो है वो तमाम स्लैब्स पे से हुँ, कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। असल में ये जो बजट था ना जो आप कह रहे हैं हुँ, बोरिंग है, हुँ, ये बजट ना कागज़ और कलम से नहीं बना, हुँ। ये बना फायर एक्सटिंग्विशर से। वाह! तो बेसिकली आग बुझाने की कोशिश की गई है। हुँ, और जिसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये तो एक अलग इश्यू है कि ज़ाहिर है अवाम तो ज़्यादा रिलीफ़ माँगेंगे। अब वो ज़्यादा रिलीफ़ देना मुमकिन है, नहीं है, अगेन सरकार के लल्ले-तलल्ले काम होने चाहिए, नहीं हुए, या जो भी आप उसको कह लें। बुनियादी बात ये है कि आप बजट को इसलिए एंटिसिपेट करते हो कि आपको उसमें सरकार की पॉलिसी नज़र आती है हुँ, कि अच्छा, इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ करने जा रहे हैं, इस सेक्टर को पेनलाइज़ करने जा रहे हैं। इधर हुआ ये है कि उन्होंने कहा कि जी तुम भी 2% रिलीफ पकड़ो, तुम भी 3 पकड़ो। उन्होंने हुँ, कहा सबको हम किसी तरह ना खुश तो नहीं कर सकते 2-3% से, लेकिन सबको कहे कि देखो ईज़ी टाइगर टाइप हुँ, मॉल। तो वो उसका प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना। मतलब इसमें तो ये क्या पॉलिसी है कि अब क्या कपास को ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा गन्ने के ऊपर?
ये क्या पॉलिसी है? क्या आईटी को ज़्यादा फोकस किया जाएगा रियल एस्टेट के ऊपर? क्या मतलब आप मुझे बता नहीं सकते कि पॉलिसी क्या है सरकार की? कोई पॉलिसी नहीं है इसमें, ये बस आग बुझाई मुहिम पे निकले हुए हैं वो। दूसरा ये है कि आपने वो जो बात की, चलो यूट्यूबर से शुरू कर लेते हैं। तो यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो जो सारा अंदाज़ा था, हम इस पे बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं कि जी आप वो जो भी इनकम वो कमा रहा है उसमें से, वो तो उसकी असेसमेंट तो एक तरफ आप चले कर भी लें, उसका उसके ऊपर एक्सपेंस क्या हो रहा है, ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे असल चीज़? सॉरी कथक लामी भाई, एक बात ऐड कर दूं कि उसमें लिखा हुआ है कि बैंक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट दिस अमाउंट। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बैंक को अगर इनवर्ड आ रही होगी और उसके ऊपर यूट्यूब लिखा होगा, एलएलसी है जो भी, तो वो आपको एडिशनल टैक्स इंपोज करेगा। यानी कि अपने ऊपर नहीं रखा, उन्होंने कहा बैंक इसको वो स्क्रूटनाइज करे। एक तो ये बात हो। बिल्कुल ठीक है, तो वो इन्होंने 1% से बढ़ा के कर दिया 3%। अच्छा, वो पहले भी 1% पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन वही बात है, वो उसको रेमिटेंस ही कंसिडर करते थे और 1% में जान खलासी होती थी। अब उन्होंने कर दिया 5% हाँ, बैंक वाला। बैंक वाला। अब यहाँ पे आता है बारीकी, हम्म वो ये है कि लोगों ने दुबई में एमएनसी ज्वाइन कर लेने हम्म। और पेमेंट वहाँ रिसीव कर लेनी है, उनको कहना है कि यहाँ हमें कैश दे और दो। फिर वहां से रिमिट करवा लेने का दिखवाने उन्होंने, और वो एग्जैक्टली, इनवर्ड 1% पे हो जाएगी। एग्जैक्टली, हम्म एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई एमएनसी नहीं भी ज्वाइन करता तो लोग पेयोनीर पे पेमेंट ले लेंगे। देखिए, हाँ। पेयोनीर का मसला क्या था? पेयोनीर का मसला ये है कि पैसे इनवर्ड, मतलब पैसे तो आ गए, अब जब आपने खर्चने हैं, पेयोनीर का कार्ड पे पैसे खर्चने हैं या मंगवाने हैं या कुछ भी करना है, तो वो उस पे 3% काट जाता है। तो बात ये है कि यहाँ तो ये करते हैं टैक्स 2.5%। तो आप, अब बंदा बैठ के सोचता कि यार पेयोनीर पे मंगवाऊंगा तो फिर जब खर्चूंगा तो 3% कट जाएगा। आपने कर दिया 5%, तो अब तो उस पे खर्चेंगे वो। तो वो आप पेयोनीर सारे साइन अप कर लेंगे। हाँ, सो ये अगेन सोचा नहीं, सोचिए। और सोचने भी क्या, अपनी तरफ से तो सोचा ही होगा, किसी को बिठाया नहीं। इसीलिए हम कहते हैं हमें बिठा बिठाएं। लिया करो सर सामने। दूसरा इसका तीसरी ऑप्शन भी तो है ना कि वहां पे आपका दोस्त है जिसका नाम अल्लाह देता। अब अल्लाह देता वहां पे काम कर रहा है और उसने अकाउंट खोला हुआ है अपना, और आपकी लेट से मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इनकम तो नहीं है ना हर यूट्यूबर की कि जी आप लाखों डॉलर कमा रहे हैं, वो तो फिर अल्लाह देता के लिए मसला हो जाएगा। लेकिन अगर कपल ऑफ हंड्रेड और कपल ऑफ थाउजेंड डॉलर्स की अगर बात हो रही है, तो आप उसको बेनिफिशियरी बना दें उसका, वो जमा करता रहे वहां पे, वो जब आ रहा लेता है कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर वर्कआउट इतने ज्यादा हैं। आपने बेसिकली किया क्या है कि जो एक चीज आपको गारंटीड 1% के ऊपर यूट्यूबर्स मंगवाई जा रहे थे पैसे, आपने वो रेवेन्यू लूज आउट कर लिया थ्रू दिस। हाँ, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी बात है ये है कि अब एक बंदा जिसका अकाउंट जो है वो इसमें ना बहुत चीजें हैं सर। सबसे बड़ी चीज तो पता है क्या है, लोग वैसे ही ऑप्ट कर रहे हैं अब। बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द, वो वैसे ही एमएनसीज को ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से रेट भी बेहतर हो जाता है ऐड का। और कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट नो इफ ट्रू और नॉट, लेकिन कहते हैं जी विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। तो वो वैसे ही एक बहुत बड़ा मतलब वो बन गया था, लेकिन इन्होंने मजीद अपने ऊपर उसको सर और फिर बात है वो लूज आउट करें ना करें, असल बात तो ये है कि जो गेन करना था, जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत सोचा था, वो तो नहीं नहीं हो रहा। होगा, आई एम हाँ, अज्यूमिंग। सर और कल को फर्ज करें यूट्यूब कहता है कि जी हम कर रहे हैं यूट्यूब वाईटी कॉइन, हम एक आईसीओ कर रहे हैं, हम आईसीओ करके हम एक अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, गूगल कर रहा है अपना कॉइन लॉन्च, और उसके बाद वो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं यूट्यूब पेमेंट प्लान के साथ कि जी हमारा कॉइन जो है वो इतने का है, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए आपने तो आप हमारा कॉइन ले लें। उसके बारे में क्या करेंगे? मतलब मैं कह रहा हूँ दुनिया में बहुत कोई, अगर यूट्यूब भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दे कि जी वो पेमेंट के कुछ और डायनामिक्स बना दे, तो उसकी पोर्ट लोगे, तो हाँ बहुत जी, चीजें वो हो तो सकती खैर हैं। हो ही सकता है। हाँ अच्छा, फिर वो बीच में केचप पे जो टैक्स लगाया उस पर मजम्मत करते हैं। सर। केचप जो है ना वो हर चीज को बेहतर कर देती है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं सर लगा। मैं डिसएग्री करता हूँ सर, कुछ चीज़ों के ऊपर केचप नहीं डालनी चाहिए, मसलन स्टेक के ऊपर, फ्राई अंडे के ऊपर, और सर बाकी दीगर चीज़ों पे केचप नहीं डालनी। आपने सर जुमला आपका मैं कहूँगा, चिली गार्लिक सॉस जो है वो किसी के ऊपर आप लगा सकते हैं, हाँ सादी केचप नहीं हर चीज़ पे। चिली गार्लिक सॉस तो सर आप अपनी उंगली पे लगा के भी खाई नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो एक फैंटास्टिक जाती है और हमारी नेटिव चीज़ है। हाँ, वो मैं उसी को केचप कहता हाँ हूँ। वो ही केचप। अच्छा, दूसरा ये है कि अब वो रियल एस्टेट पे आप आ जाए। सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो भी प्लीज़ ऐड कर दें इसमें। हम केचप के ऊपर नाराज़ है, लेकिन हम सैनिटरी के ऊपर जो उन्होंने टैक्सेशन कम की है उसके ऊपर बहुत खुश है।
हाँ जी, बिल्कुल, ख़वातीन के जो सैनिटरी पैड्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो ख़त्म हो गया है। अगेन वो जिस तरह आप कहते हैं कि वो बंदा लब्बो जिन्हें लाया सी, हाँ जी, ये ढूँढ के लाएँ उसको। हाँ, इसको जो है लग्ज़री आइटम कहा किसने था इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि अच्छा हमारी जो इसका टारगेट है ग्रोथ का वो है 4%। अच्छा, वो 4 मतलब टारगेट ऐसा भी होता है कि अचीव ना हो सके, ज़ाहिर है। अमूमन। तो हमारा टारगेट ही 4% है और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मेरे ख्याल में 2.5% से ऊपर है। तो ये मतलब वो थोड़ा-सा अगर वो इधर-उधर होता है ना टारगेट, फट तो जाएगी। ये वाला टारगेट तो हाँ, हमारा नहीं इधर-उधर होता अमूमी तौर पे। हुँ, बाकी ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे से टैक्स खत्म कर हाँ, दिया या बड़ी कम इरोनिक कर बात दिया। है सर कि 2.5 से ज़्यादा ग्रोथ रेट है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर आप जाके टैक्स खत्म किए। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स को तो ज़ीरो टैक्स होना चाहिए अगर आपने ग्रोथ रेट थोड़ा कम करना है। हाँ, अच्छा वैसे तो अगेन सर बात ये है कि इसकी कोई आगे ही मूवमेंट चलेगी या कुछ और होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव की का ना मेरे ख्याल में कोई रोल नहीं है आबादी मैनेज करने में। राइट। उसकी वजह ये है कि ये तो आप अगर मतलब रेगुलर फार्मेसी पे जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदना पड़ जाता है। आप डीएचक्यू चले जाएँ तो वहाँ पे फ्री पड़े हैं हाँ, और कोई लेता ही नहीं है। हुँ, और फिर वही बात है, मेरे ख्याल में तो डीएचक्यूज़ में जितना मतलब सालाना कंडोम आता है और ज़ाया जाता है, इनको तो करना ये चाहिए कि इस फार्मेसीज़ में बाँट दें हाँ। कि कोई भी आए ना, मतलब अगर किसी को चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो वो खरीद ले जो इंग्लिश मॉल डाल लें आप। प्राइवेट कंपनी का, बट वैसे सरकारी बोल रहा है ले लो बस हाँ, अगर वो पता चाहिए। नहीं डीएचक्यू से जब वहाँ किसी की बर्थडे होती है उनको बुला के सर बाँध लेते हो मतलब वहाँ हाँ, पे पार्टी कर लेते हैं ज़रूर क्यों? और तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा ना सर। तो फिर आप आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर। वाह, वाह, वाह! अच्छा, अब रियल एस्टेट में जो इन्होंने रिलीफ पे रिलीफ दिया है, अगेन उस रिलीफ का फ़ायदा चले मतलब उसमें चले एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। अब हुँ, वो अच्छी बात ये है कि और वो शायद इस बजट में नहीं है, वो शायद इससे पहले से है। कोई हुँ, इसका इस बजट से कोई ताल्लुक हुँ, नहीं है कि जो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम हाउस ओनर है, दे कैन टेक अ लोन अप टू 1 करोड़ रुपए और उसमें जो है वो क्या कहते हैं बहुत मार्जिनल से इंटरेस्ट पे। अच्छा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो कैच ये है कि वो मेरे ख़्याल में घर की जो वर्थ है ना, वो ही 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। तो अब लाहौर शहर में या कराची शहर में या इस्लामाबाद शहर में तो आपको इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन ये है कि चलिए जी छोटे शहरों में हुँ, आपको इस शायद फ्लैट मिल हुँ। जाएगा या रूरल एरियाज़ में आपको इसमें कुछ मिल जाएगा फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए व्हिच इज़ गुड। लेकिन फिर वही बात है कि अब वो छोटे शहरों में और रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे जब बैंक कोई जाएगा ये लोन अचीव करने वो लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे जिस किस्म की स्क्रूटनी होगी, वहाँ पे जिस किस्म की जॉब्स हैं, वहाँ पे जिस किस्म की नौयत है लोगों के कामों की, उस पे लोन मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। सर इसके ऊपर ना मेरा थोड़ा-सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हुँ। तो मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ना इंटरजेक्ट करूँगा। मैंने किसी को ना अच्छा अब ये फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अंदर आया है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की अपनी स्कीम चल रही है। अच्छा, अच्छा। वो अप टू आई थिंक मैक्सिमम 1 करोड़ ही है लेकिन आप नीचे भी आ सकते हैं। तो नीचे तो आ ही सकते हैं। हाँ, मैं आपको उस लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ ताकि उससे ये मज़ीद एक्सप्लेन हो मैं इसके हक में हूँ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सर कि जैसे लाहौर में सर अगर आप कुछ इलाकों में जाएँ ना तो आपको बहुत ही छोटा घर ना मतलब 2 रूम टाइप जो है अप टू 5 मिलियन के अंदर मिल जाता है। 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन की कैटेगरी में आपको मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फॉर अ स्मॉल फैमिली वो डिसेंट है और आप होम ओनर तो इसमें होता ये है कि सर जो आपकी टोटल लोन अमाउंट है, मतलब लेट्स से आपको 5 मिलियन जो है बैंक ने सैंक्शन किया कि जी आपका अप्रूव हो गया। अप्रूवल प्रोसेस के अंदर एक चीज़ वो माँगते हैं, वो ये है कि जी आप किसी एक जगह पे एम्प्लॉयड हो और आपकी रेगुलर सैलरी जो है ना वो हो और रिटायरमेंट एज उसकी 65 ही हो ताकि आप दे सकें और इसका टाइम पीरियड बड़ा अच्छा है कि मतलब वो 18 साल तक की आपकी किस्तें हो जाती हैं वो जिसमें तो से डिपेंड करता है आप कितने एज के हो और एग्जैक्टली और 65 65 तक कितना है टाइम रह गया। उसके अंदर पहले 10 साल इंटरेस्ट फ्री है और अगले जितने साल रहते हैं वो के प्लस है आपका जो चलेगा ये इसकी डायनामिक है 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ हाउस जो है वो आपने अदा करनी है मतलब अगर 6 मिलियन का है तो टोटल घर है तो आपने 10% देना है 6 लाख। सो 90% बैंक देगा
बाकी 10% जो है वो आपने अपनी जेब से देना है, वो आपकी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, और घर आपको बैंक फैसिलिटेट करके वो आपको ले देता है। उसके बाद आपकी किस्त बड़ी खूबसूरत बनती है। और कुछ जगहों पे अगर आप बहुत स्मार्टली इसको प्ले करें, तो अगर आप जगह रेंटल पे रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रेंटल से चंद हज़ार रुपए ऊपर पे आपको एक घर मिल जाता है जिसकी आपकी मलकियत है, या आपकी मलकियत हो जाएगी 18 साल की। तो ये प्रोग्राम के डायनामिक्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता जो बजट के अंदर आया है वो यही प्रोग्राम है, या पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी को फैसिलिटेट किया है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा है, ये अगेन ये हुँ, बहुत अच्छा है। देखें, हुँ, सस्ती हाउसिंग जो है ना, वो इस मुल्क की ज़रूरत है। हुँ। और कोई भी हुकूमत जो है और ये इसके सारे लिए, लोग नहीं कर सकते, आप ठीक कह रहे हैं, मुश्किल है इसके अंदर। कोई भी हुकूमत इसके लिए कुछ भी कर सकती है, उससे अच्छी चीज़ ही नहीं हो हुँ, सकती। ज़ाहिर है इसमें जो प्रॉब्लम है वो वही वाली है कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये वाला लेटर कोई बना के देगा कि तुम 65 तक एग्ज़ैक्टली, एम्प्लॉयड रहोगे, मेरे एग्ज़ैक्टली। पास ही रहोगे, उसका ये सैलरी स्ट्रक्चर होगा। हाँ। देखिए ना, वो तो बात ये है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है, हुँ, ये फॉर्मलाइज करने वाली बात है। हुँ, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइज हो गई, हुँ, उस दिन उस पर उसकी सैलरी पे टैक्स भी जाना शुरू हो हुँ, जाएगा। ठीक है, अब वो कौन देगा? वो एम्प्लॉयर देगा कि वो एम्प्लॉयी देगा? इस तरह के बहुत सारे, हुँ। अगेन हम गरीब तबके की जी, बात कर रहे हैं ना, तो इसके ये लोन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ बड़ है। अच्छी बात। प्रोडक्ट कमाल है। हुँ, सस्ती हाउसिंग के लिए हुकूमत कुछ भी करे, हम उनके साथ जी। हैं। बाकी जो नवाज़ा जा रहा है ना, वो तो 7 ई और बाकी जो सारा। अमीरों को है। हुँ, तो वो तो वही वाली बात है जिसको आपने विदहोल्डिंग कम कर दी है और 7 ही कम कर दी है सेल करते हुए। एक तो ये कि वो तो सेलर का फ़ायदा हो रहा है ना, दूसरी चीज़ ये है कि वो उसके पास तो ऑलरेडी 2 प्लॉट पड़े हुए हैं, 3 घर पड़े हुए हैं, हुँ, आप उसको फ़ायदा पहुँचाई जा रहे हुँ, हो। अच्छा, ये इस तरह की आप जब भी रियल एस्टेट को फ़ायदा पहुँचाओगे किसी भी तरह से, हुँ, मतलब सस्ती हाउसिंग की बात नहीं कर रहा, अमीरों के लिए जब भी फ़ायदा पहुँचाओगे, क्या होगा? मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या आएगा? मज़ीद स्पेकुलेशन होगी, हुँ। मज़ीद स्पेकुलेशन होगी तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी, यानी गरीब की पहुँच से फिर मज़ीद दूर हो हुँ। जाएगा। तो ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है, ना इसकी कोई एक्सपोर्ट वैल्यू है, ना कुछ है, लेकिन बहरहाल अब वो वही चीज़ है, सारे फँसे हुए हैं प्रॉपर्टी में, सारों ने अपनी हाँ, उनको जमा कहीं न कहीं पूँजी से की। उन्होंने वहाँ से उसको रिलीफ़ दे के उसको ऊपर चुकना है, जो कि थोड़ा ऊपर गया है सारी हाँ, मार्केट के। बिल्कुल ऊपर 15 10-15% का फ़र्क ना। आया है, वो बिल्कुल ऊपर गया है, लेकिन बात फिर वही है कि ये 2-4 साल इस तरह फिर मज़े आएँगे, हुँ, उसके बाद फिर क्रैश होगी, ना। उसके बाद फिर किसी तरह इंसेंटिव दे के मज़े ये आएँगे, फँस फिर गए इस क्रैश चीज़ होगी, के अंदर। ये इसी तरह चलता रहेगा। देखो, बुनियादी बात पूरी दुनिया में ना कंट्रोल की जाती है रियल एस्टेट की प्राइस, बाय कंट्रोलिंग आई मीन कि गिरने नहीं दिया जाता, हुँ, सरकारें नहीं गिरने हुँ, देती। लेकिन उसके लिए सरकारों का जो तरीका वारदात होता है ना, वो बड़ा कुछ और होता है। वो ये होता है कि यार आप ना, आपने प्लॉट ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इसके ऊपर फ्लैट बना लोगे। जब तक इस स्टेट में मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको एनओसी नहीं देंगे कि आप मज़ीद हाउसिंग क्रिएट हुँ, कर सकें, क्योंकि अगर मज़ीद हाउसिंग क्रिएट हो गई और डिमांड उतनी ना हुई तो प्राइस क्रैश कर हाँ। जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल यहाँ पे तो ये है कि आप अभी प्लॉट लें तो कल आपको मैं एनओसी कटा देता हूँ, सर, मैं बना लें इसके उसी ऊपर। तरह आपको बताता हूँ सर कि जो जब एयरपोर्ट से मैं निकला इस्लामाबाद से, तो हम वो टॉप सिटी के थ्रू जाते हैं एयरपोर्ट ना, कमाल बात है सर। तो वहाँ से सर मैं जब गुज़रा तो वो टॉप सिटी तकरीबन सारा खाली है कुछ, लेकिन सर कुछ सेक्टर्स हैं उनके अंदर 2-3 घर बने हुए हैं। मतलब इजाज़त है उनको कि बना लें वहाँ पे घर, मतलब किसने बनाया होगा वहाँ, मुझे नहीं पता किसी ने क्यों बनाया होगा, बट बने हुए हैं सर वहाँ पे घर। सो हाँ, मतलब यहाँ नहीं। पे ये है ना कि भई सोसाइटी ओपन हो गई है, तुसी बनाना बना लो। हाँ, नहीं, और सोसाइटी ओपन हो गई और सोसाइटी ने आगे से डिलीवर कर दिया, तो फिर तो ज़ाहिर है जिसने खरीदा हुआ है वो बना ही सकता है। असल तो बात ये है ना कि सोसाइटी काटने की इजाज़त इन द फर्स्ट प्लेस सरकार ने दी दी क्यों? क्यों? हुँ, आप इस्लामाबाद से लाहौर आ जाएँ, पूरे रास्ते में सब सोसाइटी हुँ, सोसाइटी है। हाँ, तीसरी चीज़ इसमें ये है कि ये रियल एस्टेट है, अब जो खुश है वो खुश हुँ। है, फ़ायदा कोई बाकी ख़ास नहीं तीसरी है। सर इसके अंदर एस्पेक्ट ऑटो सेक्टर का आ जाता है। हाँ जी, ऑटो सेक्टर में जो सादी पेट्रोल गाड़ी वो महँगी हो गई है, जो RE है या 2000 सीसी ऊपर अब जब अब ये कन्फ्यूजन है, ये कोई क्लियर कर दे कि ईवी जो उन्होंने कैटेगरी को की है, अब वो एक्सटेंड करती है टू PHEV एंड REEV। बिल्कुल वो आर्ट। सारी उसको कैटेगरी, मुझे लग रहा था जी विदहोल्डिंग 18% हो जाएगा, वो नई चीज़ नहीं हुई है इफेक्टिवली। ईवीज़ की पॉलिसी को भी एक्सटेंशन दे दी है उसके अंदर, तो ये चले एक अच्छी बात है। बट सर अगेन, जो अगर आपने ईवी पॉलिसी अगर एक वेल राउंडेड बनानी है, तो मेरे ख्याल में फिर अगर आप लोगों को कमर्शियल चार्जिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, उनके ऊपर आप नहीं आएँगे हुकूमती, नहीं तो अभी प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है ना जी, BYD लगा रहा है चार्जिंग नेटवर्क, फलाना लगा रहा है अपना चार्जिंग नेटवर्क। कोई बता रहा था जी कि हम अभी मोटरवे एक्सटेंड कर रहे हैं कराची से लेके पेशावर तक, वहाँ पे चार्जिंग ही चार्जिंग होगी। पता नहीं कौन लगा रहा है, बट पॉइंट इज़ कि आपको अब अगर रियलाइज़ कर लिया आपने
कि जी हमने ईवी की तरफ जाना है और चाइना से आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, हाथ साफ हो गया है चाइनीज व्हीकल। तो चाइना में तो अब मेरे ख्याल में 60-40 रेशियो है पेट्रोल टू ईवीज, या बल्कि ज्यादा उससे, चाइना में 40 भी नहीं होगी। मतलब 30-70 हो गए, 80-20 हो। तो आपके पास एक पार्टनर है जो जिन्होंने जब ईवीज अपनी लॉन्च की उन्होंने चार्जिंग मैकेनिज्म एक बनाया होगा ना, आप उनसे निगोशिएट करें, आप उनसे बात करें कि जी हमने भी चार्जिंग नेटवर्क बनाना है यहाँ पे आप लोगों के लिए एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस चीज को बनाएं कि आप इनका सस्ता करें इसको। मेरे ख्याल में इरादा इनका यही है, ये कह रहे हैं कि हम गाड़ियां बेचते हैं, हम हम्म इंसेंटिवाइज करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां ले लें। जब ज़्यादा गाड़ियां हो जाएंगी हम्म और बिजनेस वाइज सेंस बनेगी तो फिर लोग खुद ही खोलते हाँ, मतलब फिरेंगे मैं ये चार्जिंग दिन देखना स्टेशन। चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी बुक कराइए अपनी इलेक्ट्रिक या पीएचईवी या आरईवी, तो वहां पे जब चार्जर आपको बेच रहा है शोरूम वाला, आप कहें मुझे जरूरत नहीं है, मेरे वो किराने स्टोर पे लगा हुआ है चार्जर, मैं वहां चार्ज कर लिया करूंगा, आई डोंट नीड अ चार्जर एट होम। ये होम चार्जिंग जो है ना, इसको डिस्करेज करें। आप कमर्शियल नेट जिसे लगाने लगा ले, बैकअप के तौर पे, लोगों बैकअप के तौर पे। अभी तो ये हो ही रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि लोग अपने घरों पे चार्ज करते हैं, शहर में घूमते हैं, फिर अपने घर के अंदर आके चार्ज करते हैं। तो अगर आप इसको मतलब आप लोकेलिटी तक महदूद है ना, अपनी लाहौर की हदूद तक ही जा सकते हैं ना आप अपनी, खासतौर पर अगर प्योर ईवी हो आपकी, आप पीएचईवी में तो पेट्रोल यूज हो गया, मैं तो कह रहा हूँ ये पीएचईवी भी कंबस्शन करती है, आरईवी भी करती है। आप प्योर ईवी पे जाएं और आपको पता हो यार कि मैंने गाड़ी घर से स्टार्ट की है, चले चार्ज करके या जो भी, और मैंने जाना है कराची या मैंने जाना है पेशावर या मैंने जाना है इस्लामाबाद, तो मुझे टेंशन कोई नहीं है, बहुत चार्जर है रास्ते में। दैट इज द वे फॉरवर्ड अगर आपने एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक वाली चीज में आना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो इसमें ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है बजट में हम्म ऑटो सेक्टर में, और हम्म वो ये है कि मेरे ख्याल में इन्होंने वो उसको जारी रखा है कि आप अगर आप खुद से इंपोर्ट करना चाहते हो हाँ गाड़ी तो आप कर लो, हम्म और उसके ऊपर कोई ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे ज़ाहिर है कल्पेंगे सारी कंपनियां जो हैं गाड़ियों वाली, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है, देखें ये हुकूमत खुद कहती है कई दफ़ा कि जी पैच वर्क से हम बहुत आगे निकल आए हैं, अब ये मुल्क पैच वर्क से नहीं ठीक हो सकता, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम्म अब वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो नई कंपनियां आई हैं और बड़ी बेहतरी आई है, मतलब आज से 10 साल पहले जो है सिर्फ 3 कंपनियां होती थी, अब शायद 20 कंपनी हैं जो गाड़ी दे रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब पैच वर्क से चलेगा कोई नहीं। हम्म अब जो ऑपरेशन है ना, वो है क्या? वो ऑपरेशन ये है कि ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हम्म और ये ज़ाहिर है कोई क्यों करेगा खुद खुद से। आप जब लोगों को इजाज़त दोगे ना कि जी खुद ही कर लो इंपोर्ट और चलाओ और मज़े लो ज़िंदगी के, तो फिर शायद इनका बिज़नेस दुखेगा, फिर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम फिर गाड़ी के लीवर-लूवर और द दरवाज़े खोलने बंद करने वाले ही बना रहे हैं, इंजन तो बाहर से ही आ रहा है। तो ये जब तक यहाँ टेक्नोलॉजी पे नहीं ट्रांसफ़र आएगा तब नहीं तक, होता, तब तक मतलब ऑटो कब तक सेक्टर। आप सीकेडी का, मतलब ये यहाँ पे भी जाइए, या होंडा सिटी यहाँ बन के एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो इम्पोर्टेड चीज़ यहाँ असेंबल होकर एक्सपोर्ट हो रही है ना। सर देखिए यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, देखिए आयरन मॉन्गर्स है ना, बेसिकली इंजन क्या होता है, लोहे का एक पीस होता है जो उसका ब्लॉक होता है, उसके अंदर पिस्टन है, उसके अंदर उसका उसका जो क्रैंक शाफ्ट है, उसके प्लग हैं, इतनी apparatus है, उसके प्लग हैं, उसके ऊपर कोयले हैं, उसके ऊपर दीगर रेडिएटर के मामलात हैं, फिल्टर्स हैं, ये है वो, इतना एक इतनी सी जगह में, इतने बे के अंदर कोई आपके 300 कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अलग इंडस्ट्री है ऑल टुगेदर। न चले फिल्टर फुल्टर तो बनते हैं, यहाँ पे होंडा का फिल्टर कौन बनाता है? यहाँ पे मुझे बता दें कि जो नई सारी गाड़ियां चाइनीज आ रही हैं, उनके एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर यहाँ बन रहे हैं, बनाओ। आप इनको ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाए ना। आप देखें गवर्नमेंट तो अभी उसी सदमे से मेरे ख्याल में गुजर रही है कि जी बिग थ्री की मोनोपोली तोड़ दी और वो मार्केट फोर्सेस ने तोड़ी। वो इन्होंने तो नहीं इन्होंने तो कहा चले लगा के देख लेते हैं, वो कोरियन आए, फिर चाइनीज आए, फिर चाइना को ज़ाहिर ना भी नहीं की इन्होंने, लेकिन अब मार्केट है स्पोकन कि जी ये फ्यूचर है पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री का। आप तमाम चीजें लोगों को बनाने दें यार, ये कंपनियों को फोर्स करें कि जी आप इतना फिल्टर इंपोर्ट करते हैं ना, आपने बेची है एक साल के 10,000 गाड़ी, हम आपको 10,000 फिल्टर इंपोर्ट करने देते हैं, हुँ, बाकी आप ट्रांसफर करें हुँ, जो पुरानी आपने बेची। तो ये हुँ, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ सर, मुझे जो सबसे बेहतर आउटलुक लगती है इस पूरे अंदर, एग्रीकल्चर को आप छोड़ दें, उसके ऊपर हमने बहुत बात कर चुकी, रियल एस्टेट के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, सैलरीड क्लास के ऊपर हमने बात कर ली। मैं मतलब नॉट टू इग्नोर दीज, बट मैं ऑटो सेक्टर के ऊपर एक्साइटेड इसलिए तो मुझे शौक भी है गाड़ियों का, पर दूसरा मुझे लगता है इसके अंदर पोटेंशियल है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सर आप देखें, आप अपना एसी जो ठीक करवाने जाते हैं, आप कभी जाते हैं
आपका होंडा की गाड़ी का एसी खराब हो जाए, आप होंडा तो नहीं जाते ना, आपके एसी वाला है असलम के पास जाते हैं। अब असलम जो है उसको सब पता है उस एसी के बारे में, वो कैसे वो तो इनडायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही है ना एक लिहाज से। बिल्कुल। अच्छा, फिर इन्होंने जो मिनिमम वेज है वो 40,700 रुपए कर दिए। गुड। लेकिन ज़ाहिर है ये कैपिटल का भी वो आया है, फेडरल आया है बजट। तो अभी जब प्रोविंसेस अनाउंस करेंगे तो फिर पता लगेगा जी। कि कौन क्या हम्म। वो रखता है। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मिनिमम वेज जो है ना वो 40,000 है। दूसरी तरफ जो हमने ख़तः गुर्बत की लकीर रखी हुई है वो रखी हुई है 8,500 रुपया महीना। कि एक बंदा अगर 8,500 रुपये महीने से ऊपर कमाता है तो तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, हाँ, तो अगेन ये तो मतलब मेल नहीं है ना। बड़ा फर्क है ना, किधर 8,500 किधर 40,000 और बीच में कुछ हम्म। भी नहीं। अच्छा, फिर ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात है कि इजाफा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है, एक तरफ आप देखें कि कितने लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं, दूसरी तरफ ये है कि मतलब एक बंदा जो है वो बंदा या बंदी वो 3 महीने बाद 14,000 रुपये ही मिलता है ना। बीएसपी से। हाँ, तो वो तो आप ये देखें कि अगर आपने ये कह दिया है कि 8,500 रुपया महीना हम्म। होना चाहिए, हम्म। चले अब ये फिगर ठीक है या नहीं हम्म। इसको छोड़ दें। तो मेरा नहीं ख्याल बीआईएसपी का जो है वो 8,500 रुपया महीना भी बनता है। हम्म। तो पर ये तो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम्म। चीज़ें हैं इसके अंदर। सर अ, लास्टली इसको हाँ सॉरी, सो वो ये भी आ रही थी खबर, अभी तक डिटेल में नहीं आया, चाहे वो गोइयाँ थी कि मेकअप के ऊपर से ड्यूटीज़ वगैरह कम हो रही हैं, वो तो नहीं अभी आया कि हुई हैं कि नहीं, लेकिन हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर इज़ाफ़ी टैक्स लग लग गया। चले चलिए तो अच्छी बात है सर। क्यों लोगों को हेयर हेयर प्रोडक्ट से हेयर लॉस होता है तो आप ना लगे, ये अच्छी बात। सर लास्टली इसके अंदर सर आप जरा जरा सारा आता कर लेते हैं, पर इजाजत लेते हैं कि बजट को जो शख्स सोच, सर इसके अंदर ये ऐड करते हैं सर कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोग छलांगे मार रहे हैं कि जी जो आई थिंक 5% को 0.5% कर दिए, तो उसका आपने मुझे समझाया था कि ये ठीक ऐसे उस तरह से इतना फर्क नहीं पड़ा। जी सर, वो एडवांस टैक्स जो था ना वो 5% के बजाय 0.5% कर हम्म। दिया क्रेडिट कार्ड पे। अच्छा, इसका अब मतलब ये नहीं है कि वो टोटल मतलब 0.5 हो हाँ, गया। क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली कैलकुलेट किया हुआ है, तो जो टोटल टैक्सेस लगते हैं ना, आप बिल निकाल के देख हम्म। लें, वो उनको जब आप करेंगे प्लस, तो वो बनते हैं तकरीबन 26%। हम्म। तो अगर ये 5% से 0.5 हो गया है 4.5 की बचत है तो 4.5 के बदले तो ये वो 20% आपको अभी भी पड़ना है। ना। तो ये इतना इतना मतलब चले उस लिहाज से थोड़ा रिलीफ है, लेकिन आई थिंक लोगों को आदत पड़ गई कि लोग नहीं करते इसकी इस तरह से बाइंग। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें जो है ना बैरून मुल्क सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी में भी कमी हुई है। अब वो अच्छा। कितनी कमी हुई है ये नहीं मुझे हम्म। पता। और ई-सिगरेट महँगे हो गए हैं। चलिए ग्रेट। बाथरूम फिटिंग्स महँगी हो गई हैं। ओए होए! ये तो पहले कोई फ्लश नहीं जो चौता ना हो, कोई हाँ। टूटी नहीं जो चौती ना हो। चलें बहरहाल। सर लास्टली ये बजट को अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जी 27, डिफेंस बजट में 17.6% इज़ाफ़ा है ये तो जिसके बेहतर, वो साथ बेहतरीन है सर। वो तो 25-26 और 26-27 के अंदर डिफेंस बजट तो इजाफी होना ही होने को मसले वाली बात नहीं है। सर लास्टली इसके अंदर ये है कि जो तमाम तर बजट की मामलात आगे ठीक है, बजट को जिस अगर किसी ने ये सोचा हुआ है कि यार ये पॉलिसी साजी हो रही है कि पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ नहीं है, ये मेकशिफ्ट एक साल के अंदर आपने एजेंडा बनाया अपना। देखिए पॉलिसी जो होती है वो आती है बजट के बाद या एक ड्यूरिंग के बजाय आप बजट की प्लानिंग करें, एक वाइडर रेंज की चीज़ों की, आप एक बड़ी पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी सर क्या होता है? पॉलिसी होती है चीज़ जिसको इम्प्लीमेंट करने में 5 साल लगने हैं, उसके असरात देखने में 5 साल लगने हैं, फिर उसको अमेंड करने में 5 है, एक 10-15 साल का आपको टाइम चाहिए। पाकिस्तान पता नहीं किस किस्म का ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड पैदा हो गया है जिसके अंदर हमने कभी इस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं की, जो 2-3 हुकूमतें जो हैं, उसके ऊपर कहें कि यार ये ठीक है। मतलब एक ही दुक्की शायद हो गई हो इत्तफ़ाक़न, लेकिन यहाँ पे आके सब जो हैं, वो कहते हैं यार मुझसे बड़ा खलीफा कोई नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, वो अब हमारी इकोनॉमिक आउटलुक होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इंक्लूडिंग जो करंट फाइनेंस सेटअप है आपका। तो मेरे ख्याल में किसी को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल कुर्बानी, कि जी हम ये बना के भी जा रहे हैं और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि जी तमाम जो आगे लोग आएँगे, हमें लगता है ये ठीक है, इसको आगे लेके चलेंगे। और अगर कर सकते हैं किसी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनको इसमें पढ़ना चाहिए कि जी हम इसको आइन का हिस्सा बनाते हैं। अब तरमीमों का फैशन चल पड़ा है सर कि 26वीं, 27वीं, 28वीं आ रही है।
उसमें तरमीम याफ्ता हो जाए विद नो पॉलिटिकल एंगल कि जी ये जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिस पे आपकी मेरी आवाम की इत्तेफाक राय हो कि ये अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो कानूनी तौर पे हो कि जी इनके अंदर तब्दील नहीं हो सकती 20 ईयर्स तक ये चीज़। फिर मज़ा है, फिर मैं कहूँ जी कि पॉलिसी साज़ी हुई है। अभी तो फाइनेंस में पता नहीं, ये तो बजट इज़ नॉट पॉलिसी साज़ी। बस सर पता नहीं क्या है ये, अगेन वो जो है ना, मतलब जो इसमें इसमें ये कहा गया है कि जी जो हमारी इन्फ्लेशन है इस साल वो 8.2% से ऊपर नहीं जाएगी। ओके, क्यों अब भई? हाँ, वही वाली ना चीज़ कि अब अल्लाह करे ना जाए। अल्लाह करे ना जाए, लेकिन हमें अब ये पता है कि हम इतने वल्नरेबल हैं कि तीसरे मोहल्ले में कोई जंग लगी हो तो इधर हम बढ़ जाते हैं। हुँ, तो अब ये बहुत सारी assumptions हैं। अब ऐसे ही होता है ऐसे बस। इजाज़त देते हैं सर। अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।